अच्छा, तो उसमें थोड़ा सा देखें। अब ये है, हम थोड़ा सा देखने लगे मैप को, पाकिस्तान का मैप। अच्छा, तो इसको ड्रा करना सबको आना चाहिए, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लगी है। सही हो गया। अब थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसमें, तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा, ये है हमारे पास इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, और यहाँ पर आता है AJK, आज़ाद जम्मू कश्मीर, ठीक है, जिसको हम POK भी कह सकते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अच्छा, तो यहाँ पर आता है गिलगित बल्तिस्तान। अगर हम एक लाइन थोड़ी सी यहाँ पर ड्रा करें, यहाँ पर, तो ये जो पोर्शन बन गया, ये आता है हमारे पास बाबुल इस्लाम। बाबुल इस्लाम किसका नाम है जनाब? सिंध का। ये सबको पता होगा आई थिंक। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा देखें, यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दें, तो ये बन गया जनाब हमारे पास बलोचिस्तान। अच्छा जी, अब एक और लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रा करें, ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया हमारा पंजाब, और यहाँ पे बन गया KPK। अब एरिया के हिसाब से भी इनकी डिवीजन होगी, बलूचिस्तान का एरिया सबसे ज्यादा है तो उसी हिसाब से नजर आ रहा है आप लोगों को, और KPK का एरिया जो है वो कम है, उसी हिसाब से आप लोगों को नजर आ रहा है। अब इसको बनाने का मकसद क्या है, ये मैप हम क्यों बना रहे हैं? एक तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोविंस किस साइड पे है। दूसरी बात ये है, आज के लेक्चर की जो इम्पोर्टेंट है वो मैप की, हमने यहाँ से सारे रिवर्स ड्रा करने हैं, वहां पे देखने हैं कि कौन सा रिवर कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा, और कौन से रिवर पर किस जगह पर जो है डैम्स बनाए गए हैं, कौन से रिवर पर किस जगह पर क्या बनाए गए हैं, बैराज बनाए गए हैं। किसी को कहीं पे कोई इशू हो, आप लोग एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चीजों को क्लियर करना है, एक एक चीज हमने कंसेप्ट के साथ करनी है, क्योंकि जब आप वन पेपर MCQs कर लें तो सबसे बड़ा जो आगे टारगेट होता है वो इंटरव्यू का होता है। तो इंटरव्यू में जो है वो क्रैमिंग बिल्कुल नहीं चलने वाली, चीजें कंसेप्ट के साथ क्लियर होंगी तो वो फिर इंशाल्लाह ताला सारी आसानी होगी। चलें जी, अब नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं हम। तो यहाँ पर ये हमने ड्रा कर लिया है। अच्छा, अब हम देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आप लोगों को एक लाइन नजर आ रही होगी, ये लाइन, इस लाइन को कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। बेसिकली जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो किन के दरमियान है? वो है जनाब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो अक्सर पूछी जाती है हमारे पास वन पेपर MCQs के अंदर, वो कितनी है जनाब? वो 720 किलोमीटर है। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन जहां से राइज होता है, वो क्वेश्चन कौन सा है जी? कि LOC को, मीन के इस लाइन को, इस बाउंड्री को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम कब दिया गया, और इसका पहला नाम कौन सा था, और ये बाउंड्री बनी कब है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बाउंड्री फर्स्ट ऑफ ऑल बनी थी 1949 में। तो 1949 में बनी थी, और ये बनी थी कराची एग्रीमेंट के तहत। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैं चीज बता रहा हूँ, कराची एग्रीमेंट के तहत। ये कराची एग्रीमेंट आप लोगों ने नहीं सुना होगा, तो अपने में प्रीवियस स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर होंगे तो उनको मैं बता चुका हूँ कि कराची एग्रीमेंट बाकायदा तौर पर इंटरव्यू के अंदर CSS के अंदर पूछा गया, ठीक है, कराची एग्रीमेंट क्या होता है। तो अनफॉर्चुनेटली जो उस वक्त इंटरव्यू दे रहा था उसको ये नहीं पता था कि कराची एग्रीमेंट क्या है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसके बाद जनाब क्या हुआ, 1949 पे बनी LOC, सॉरी सीज फायर लाइन, इसका नाम था मोहम्मद साहब कैंडली ये ना करें, इसका नाम था सीज फायर लाइन। अब इसको LOC का नाम जो दिया गया वो शिमला एग्रीमेंट के तहत दिया गया 1972 में, भुट्टो साहब और नेहरू साहब के दरमियान जो हुआ था शिमला एग्रीमेंट।
तो ये चीजें मेमोराइज करने की हैं और ये याद रखनी है अच्छी तरह। अच्छा, उसके बाद एक और बाउंड्री आप लोगों को नजर आ रही है यहाँ पर, ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस जो एरिया को, ये जो कोन नजर आ रही है आप लोगों को यहाँ पर इस तरह की, इसको कहते हैं एक्साई चिन, जो बेसिकली एक डिस्प्यूटेड एरिया था, लद्दाख का हिस्सा था, जो कि बेसिकली डिस्प्यूटेड है इंडिया और चाइना के दरमियान। और क्या हुआ जनाब, इसको अपने कंट्रोल में ले लिया 1962 में, ठीक है, जब चाइना इंडिया वार हुई थी, ठीक है, सीनो इंडिया वार भी जिसको कहते हैं, तो ये हुई थी 1962 के अंदर। तो 1962 में क्या हुआ, अक्साई चीन को कंट्रोल कर लिया, किसने अपने कंट्रोल में ले लिया, चाइना ने। तो ये हिसाब चाइना के कंट्रोल में है। और यहाँ पर एक बाउंड्री एग्जिस्ट करती है जिसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो बेसिकली जनाब किन के दरमियान है, किन दो कंट्रीज के दरमियान है, चाइना और इंडिया के दरमियान है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब मैं थोड़ा सा रिवर्स की तरफ जाने लगा हूं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जरा थोड़ा सा समझाते हैं। जी क्या फरमाया आपने? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कैंडी टेक्स्ट कर दें, अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो मैं आप लोगों के टेक्स्ट जो है यहाँ पर देख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद में थोड़ा सा चलते हैं नेक्स्ट हम रिवर्स की तरफ। LOC का जो पहला नाम था इरम मुस्तफा, वो था सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन। अच्छा, तो ये 1949 में दिया गया था। 1972 में इसको दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल। अरसल कह रहे हैं कि रिपीट LAC। अरसल भाई, LAC जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और वो बेसिकली है इंडिया और चाइना के दरमियान। चलें जी, हम नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। चलें जी, स्क्रीन विजिबल है। आपका कोई इशू होगा आई थिंक। चलें जी, अब मैं एक रिवर ड्रा करने लगा हूं। तो ये एक लेक है, इसका नाम है मानसरोवर, ठीक है, जो कि बेसिकली चाइना के जो जिंगजियांग प्रोविंस है, जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है, तो इसके करीब ये एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर। तो यहाँ से एक रिवर स्टार्ट होता है, ठीक है, और उस रिवर का नाम क्या है, सिंध। तो यहाँ से होता हुआ AJK में आता है, IOK में से लेकर IJK में आता है, और यहाँ पर बाउंड्री बनाता है, ठीक है। ये KPK और पंजाब के दरमियान बाउंड्री बनाता है, और जाके सिंध में जाता है, और इंडियन ओशन में जाकर डेल्टा बनाता है, ठीक है। और इस रिवर को हम नाम देते हैं सिंध रिवर। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ से रिवर आता है, ये आके
डेल्टा बनाता है इंडियन ओशन के अंदर। ये थोड़ी सी डायरेक्शन है, ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और उसके बाद हमारे पास है ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो हमें पता है जो ईरान है हमारे पास कहाँ है, साउथ वेस्ट में ईरान मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान आता है, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास चाइना आता है, और इसी तरह ईस्ट के अंदर हमारे पास हमारा प्यारा हमसाया इंडिया। चलें जी, अब एक और रिवर यहाँ से निकलता है जो कि बेसिकली आता है एजेके से, ठीक है, और उस रिवर का नाम है जेहलम रिवर। अच्छा, तो एजेके से वो कहाँ से आएगा, तो इसको देखें थोड़ा सा, ये यहाँ से आता है, इसको यहाँ पर लेके आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है जेहलम रिवर, और इसी तरह एक और रिवर यहाँ से आता है जिसका नाम है चनाब रिवर, ठीक है। और उसके बाद एक और रिवर आता है जिसका नाम है रावी रिवर। अच्छा, और उसके बाद एक और रिवर निकलता है, वो है सतलज रिवर। तो ये रिवर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। सर एक क्वेश्चन है सर। वॉइस का इश्यू तो नहीं है आप? नो सर, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अब यहाँ पर देखें, थोड़ा सा इनको अच्छी तरह समझना है आप, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो आई थिंक इस तरह की चीजें जो है आप लोगों ने सर जी पहले एक कभी नहीं क्वेश्चन है समझी सर। होंगी। तो ये हमारे पास आ रहा है सिंध रिवर, ठीक है, और यहाँ पर है ये जे लिखा हुआ है, जेहलम रिवर है, और ये हमारे पास है सी से चनाब रिवर है, ये रावी रिवर है, ये सतलुज है, ये ब्यास है। ब्यास बेसिकली इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है और पाकिस्तान में आकर ये सतलुज के साथ मिल जाता है। अब एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूं, ये देखें थोड़ा सा, ये चनाब, जेहलम, रावी, सतलुज और ब्यास, ये पांचों रिवर आके एक जगह पर मिल जाते हैं, और इस पॉइंट को कहते हैं पांजनद। और पांजनद जो है वो कहाँ पर है ये पता होना चाहिए आप लोगों को। पांजनद जो है वो बहावलपुर के अंदर, बिल्कुल बहावलपुर के पास, और ये वो मकाम है जहां पर जनरल जियाउल हक का जो एरोप्लेन था वो क्रैश हुआ था, ठीक है। वो अलहदा हमारे पास एक पॉइंट है, उसको हम देखेंगे। अच्छा, अब ये पांचों दरिया सिंध रिवर के साथ जिस मकाम पर जाके मिलते हैं वो है कोट मिठन का मकाम, ठीक है। कोट मिठन के मकाम पर ये पांचों दरिया जो हैं वो किसके साथ जाके मिलते हैं, सिंध रिवर के साथ जाके मिलते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी तरह अब हम देखते हैं, थोड़ा सा डैम्स की तरफ जाते हैं और बाकी जो रिवर्स हैं उनकी तरफ भी देखते हैं। सर जी एक क्वेश्चन है सर। जी, ये जितने भी रिवर्स का आपने सर बताया ये सारे के सारे एजेके से निकलते हैं, आजाद जम्मू कश्मीर से निकलते हैं सर? काइंडली टेक्स्ट कर दें, मुझे आपकी आवाज नहीं है इस समय, तो मैं उसको सर आपने जो रिवर्स का बताया है ना, जी जी, आपने कहा था कि सारे रिवर्स एजेके से निकलते हैं, मतलब कश्मीर से निकलते हैं, क्या ऐसा ही है सर? सारे रिवर बेसिकली कश्मीर से जो नहीं निकलते। जो मुझे आपकी बात समझ आई है वो मैं बताता हूँ कि कौन सा रिवर कहाँ से आता है, वो सारी चीजें मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो वो चीजें भी क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, तो उसमें थोड़ा सा देखें, एक यहाँ पर वारसक डैम है, ये काबुल रिवर पर है, ठीक है। और काबुल रिवर जो है वो काबुल से आता हुआ सिंध के साथ आके मिलता है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस मकाम पर जो काबुल रिवर है वो सिंध के साथ आके मिलता है, तो उस मकाम का क्या नाम है, अटक। चलें जी, वकास साहब वेरी गुड। और उसके बाद जो वारसक डैम है, अगर हमसे पूछा जाए दी ओल्डेस्ट डैम इन पाकिस्तान जो कि 1960 के अंदर बना था, उसका नाम क्या है, वारसक डैम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा देखें कि तरबेला डैम जो है वो कहाँ पर बनाया गया है,
और सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो लगाया गया है वो तरबेला डैम के ऊपर लगाया गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट 3450 मेगावाट आई थिंक जो यहाँ से जनरेट हो रही है कैपेसिटी। 3478 मेगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तरबेला डैम से। तो तरबेला डैम जो है वो कहाँ पर है, सिंध रिवर पर है, और ये किस मकाम पर है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट रावलपिंडी से 100 किलोमीटर जो है फासले पर है, मीन आप लोग कह सकते हैं कि पिंडी के पास ही है। चलें जी, उसके बाद अगर हम देखें थोड़ा सा, यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा मंगला डैम। तो मंगला डैम जो है वो कहाँ पर है जी, वो जेहलम रिवर के ऊपर बनाया गया है, और ये AJK के अंदर बनाया गया है, आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर। चलें जी, AJK के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए 2 डैम्स बनाए गए हैं। एक डैम का नाम है नीलम जेहलम डैम और दूसरे डैम का नाम है मंगला डैम। नीलम जेहलम डैम जो है, इसको नीलम जेहलम क्यों कहते हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज बताऊं। IOK में इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर एक रिवर फ्लो करता है, उस रिवर का नाम है किशन गंगा रिवर। अच्छा, जब वो आता है AJK के अंदर, आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उस रिवर को कहते हैं नीलम रिवर, और वही रिवर जो है वो AJK के अंदर मिल जाता है जेहलम रिवर के साथ। जिस पॉइंट पर वो मिलता है उस पॉइंट पर एक डैम बनाया गया है, इसलिए उसको कहते हैं नीलम जेहलम डैम, जो कि AJK के अंदर है। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा सा देखें, एक और डैम बनाया गया है जो कि दश्त रिवर पर है। ये दश्त रिवर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, हिंगोल रिवर नजर आ रहा है, जोब रिवर नजर आ रहा है, नाल रिवर यहाँ पर है। ये सारे रिवर जो हैं ये बलूचिस्तान के अंदर फ्लो करते हैं। इनमें सबसे जो बड़ा रिवर है वो हंगोल रिवर है। हंगोल रिवर सारा साल जो है वो फ्लो करता रहता है, बाकी जो है जब बारिश होती है तब वो फ्लो करते हैं, वरना वो फ्लो नहीं करते रिवर। अच्छा जी, तो उसके बाद अगर हम देखें, दाश्त रिवर पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है मिरानी डैम, ठीक है। अच्छा, तो गोमल रिवर जो बेसिकली ये साउथ वजीरिस्तान की तरफ से आता है और ये आके मिलता है सिंध रिवर के साथ। ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंध रिवर के साथ ये किस मकाम पर मिलता है। ये DI खान से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के फासले पर है ये मकाम, जहाँ पे गोमल रिवर जो है वो सिंध रिवर के साथ आके मिलता है। तो उसके बाद एक और डैम बनाया गया है जिसका नाम है दयामीर भाषा डैम, ठीक है, जो कि सिंध रिवर के ऊपर बनाया गया है, इंडस रिवर के ऊपर, और गिलगित के अंदर बनाया गया है। दयामीर भाषा डैम याद रखना है, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है दयामीर भाषा गिलगित का, तो वहां पर ये डैम बनाया गया है जिसको कहते हैं दयामीर भाषा डैम। तो इज इट क्लियर? चलें जी, तो बेसिकली हमने इसी तरह से, मैं आप लोगों को बेराजिस बताने हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताना है माउंटेन रेंज ऑल ओवर पाकिस्तान के, कराकरम किस साइड पर है, कौसलमान किस साइड पे है, हिमालय किस साइड पे है, और वो उनकी जो सबसे हाईएस्ट जो है उनकी चोटी जिसे हम कहते हैं वो किस मकाम पर है, उसकी लेंथ कितनी है, कितने मीटर्स के अंदर है, तो सॉरी लेंथ के लिए हाइट कितनी है उसकी, मीन के वो सारी चीजें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे फिंगर टिप्स के अंदर। मैं थोड़ा सा नेक्स्ट जाने लगा हूँ क्योंकि ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चर है, ऑल ओवर मैंने आप लोगों को बताना है कि चीजों को हमने किस तरह क्लियर करना है। तो नेक्स्ट मैं थोड़ा सा मैप की तरफ जाने लगा हूँ जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड मैप। अच्छा, इसमें हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे जो कि 1 पेपर MCQs के अंदर पूछी जाती हैं, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैप को हमने स्टडी किस तरह करना है, क्या कौन सी चीजें किस तरह देखनी होती हैं। अच्छा, तो ये डायरेक्शन का सबको पता है, ये नॉर्थ है, साउथ, इसी तरह ईस्ट आता है हमारे पास, और इसी तरह हमारे पास आता है वेस्ट आता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा देखें,
मैप्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड स्पेशल पर्पस मैप्स। इनको हम देखते हैं कि फिजिकल मैप्स क्या होते हैं। फिजिकल मैप्स के अंदर हम ये चीजें देखते हैं, माउंटेन रेंज, डेजर्ट्स देखते हैं, ओशंस, रिवर्स, लेक्स एटसेट्रा। ये चीजें जो देखते हैं हम फिजिकल मैप्स के अंदर देखते हैं, और ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होगा कि कौन सा रिवर कहाँ पे है, कौन सी लेक जो है वो कहाँ पे है, माउंटेन रेंज किस कंट्री के अंदर है। तो ये चीजें हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। और जो पॉलिटिकल मैप होता है वो बेसिकली डिफरेंट टेरिटरीज के दरमियान जो बाउंड्रीज होती हैं वो होती हैं। ये भी मैं आप लोगों को भी ट्रिक्स जो है वो आप लोगों को बताऊंगा कि 24 पैरेलल लाइन क्या होती है, एलओसी क्या है, एलएसी क्या है। इसी तरह ये सारी चीजें हम देखेंगे उसके अंदर जो हमारा ये लेक्चर होगा। अच्छा, अब आते हैं हम थोड़ा सा मैप की तरफ। अब बड़े गौर से आप लोगों ने समझना है चीजों को। तो इसमें थोड़ा सा देखें, ये हमारे पास एक लाइन नजर आ रही है आप लोगों को। इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर। जी मैं ये बातें जो है कमर शाह साहब इंशाल्लाह ताला डिस्कस करते हैं आफ्टर लेक्चर कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी इसके अंदर। अच्छा, तो इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर जनाब। और ये कमर शाह साहब रिकॉर्डिंग का भी डिस्कस करते हैं, और ये जो नोट्स हैं, स्लाइड्स आप लोगों को नजर आ रही हैं, ये ग्रुप के अंदर शेयर होंगी, ठीक है, ताकि चीजें आप लोगों को मेमोराइज रहें। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोग वैसे ही लिख लिया करें, अपने पास नोटबुक लाजमी रखा करें। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा देखें, ये एक लाइन है इक्वेटर, ये है नॉर्थ हमारे पास, ये है साउथ, इधर ईस्ट, और ये हमारे पास है वेस्ट। अच्छा, अगर हम इक्वेटर से, इक्वेटर है जीरो लाइन, इक्वेटर से कितना 23.5 डिग्री। ये काइंडली कैमरा ऑफ कर दें रेडमी साहब। चलें, थैंक यू। तो अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएं कितने पॉइंट 23.5 डिग्री, तो यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन है बेसिकली, उस लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रही होगी ये लाइन। अच्छा, अगर हम इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ आए तो एक लाइन यहाँ पे आती है जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसी तरह अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ 66.5 डिग्री जाए तो एक लाइन आती है जिसको कहती हैं आर्कटिक सर्कल। बेसिकली यहाँ पर आर्कटिक ओशन मौजूद है जिसकी वजह से इसको कहती हैं आर्कटिक सर्कल। अगर हम इक्वेटर से 66.5 डिग्री साउथ की तरफ आए तो यहाँ पर मौजूद है एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, ये क्या चीजें हैं। अच्छा, इनको क्यों हमने स्टडी करना है, ये क्या चीजें हैं, क्या लाइंस ड्रॉ होती हैं, वन पेपर एमसीक्यूज के अंदर कौन से क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं, तो वो मैं थोड़ा सा उनको डिमॉन्स्ट्रेट करता चलूं। तो वहां पे बेसिकली क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन से कंट्रीज जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लाई करते हैं। ये आपके इंटरव्यूज के अंदर, वन पेपर एमसीक्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं ये चीजें। और कौन से कंट्रीज जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाई करती हैं। इसी तरह कौन से कंट्रीज जो हैं वो इक्वेटर पर लाई करते हैं। तो ये चीजें मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो हमारी, जिसको हम कहते हैं सिंपल ट्रिक्स, देसी ट्रिक्स, वो मौजूद है हमारे पास, जिससे वो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी ये चीजें। अच्छा, एक और मैं आप लोगों को बात बताने लगा हूँ जो मैप के हवाले से जो चीजें और पूछी जा सकती हैं। तो इक्वेटर से अगर हम इस तरह लाइंस ड्रा करें तो इन लाइंस को कहते हैं इक्वेटर से जो पैरेलल लाइंस है, ये बेसिकली इमेजिनरी लाइंस है। अच्छा, तो एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान जो फासला होता है वो 1 डिग्री के इक्वल होता है। वो कितने की इक्वल होता है?
1 डिग्री के इक्वल होता है। ये चीज आप लोगों ने माइंड के अंदर रखनी है, नोट करते जानी है। अच्छा, 1 डिग्री के इक्वल तो फासला हो गया, और 1 डिग्री जो है वो बेसिकली अगर हम उसको किलोमीटर के अंदर देखें तो वो कितना डिस्टेंस बनता है, ये चीज भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वो है जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 111.3 किलोमीटर, 111.3 जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है, 111.3 किलोमीटर, ये 1 डिग्री के दरमियान जो फासला है। अच्छा, 1 डिग्री अगर हम उसको टाइम को देखें, 1 डिग्री कितने टाइम के बराबर होता है, ये हम इसको मैथमेटिकली भी ड्रॉ करेंगे कि किस तरह जो है 1 डिग्री इतने टाइम के बराबर हुआ। एहसन साहब काइंडली वीडियो ऑफ कर दें। अच्छा जी, तो उसमें देखें जो 1 डिग्री है हमारे पास वो 4 मिनट्स के इक्वल होता है। तो डिफरेंट कंट्रीज का जो टाइम होता है डिफरेंट होता है, आप लोगों को पता है, वो इसी वजह से होता है। कोई कंट्री 1 डिग्री आगे है तो उसका मीन कि वो 1 डिग्री के हिसाब से 4 मिनट जो टाइम है वो ज्यादा होता जाता है। तो इसी तरह GMT है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये सारी चीजें भी हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कि ये क्या चीजें होती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा देखें कि ये अगर हमसे क्वेश्चन अराइज हो, ये जो अभी रिसेंटली पेपर हुए हैं PPSC के अंदर, उसके अंदर मैं देख रहा था एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएं तो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग ही बताएं मुझे कि अगर इक्वेटर से हम पैरेलल जाएं तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, सॉरी, अगर इक्वेटर के हम नॉर्थ की तरफ जाएं, ये क्वेश्चन अराइज हुआ था, इक्वेटर के हम नॉर्थ की तरफ जाएं तो लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी। जल्दी से बताएं जी। हाँ जी विकास साहब, वेरी गुड, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अगर हम इक्वेटर से साउथ की तरफ जाएंगे तो भी पैरेलल लाइंस होंगी। अगर हम इक्वेटर के ईस्ट की तरफ जाएं या वेस्ट की तरफ जाएं तो ये जो लाइंस होंगी ये हमारे पास होंगी परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, ये लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस है। तो ये चीज जो है वो बेसिकली आप लोगों ने इसके अंदर याद रखनी है। इज इट क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पर ट्रिक्स मौजूद हैं, ये भी हम देखते हैं कि किस तरह इसको हमने याद रखना है कि सॉरी एक मिनट, यहाँ से एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं। ये लैंड मैसेज आप लोगों को नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 7 कंटिनेंट्स हैं टोटल, एशिया, यूरोप है हमारे पास, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, ठीक है। ये कितने कंटिनेंट्स हो गए हमारे पास? 7 कंटिनेंट्स हैं। और अगर हमसे पूछा जाए कि एरिया के एतबार से सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए जो एशिया है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कंटिनेंट है, ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाए कि एरिया के हिसाब से सबसे छोटा कंटिनेंट कौन सा है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, स्मॉल कंटिनेंट, ठीक है, एरिया के एतबार से तो वो ऑस्ट्रेलिया है। अगर हमसे पूछा जाए पॉपुलेशन के एतबार से सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए एशिया है। और पॉपुलेशन के एतबार से सबसे छोटा कंटिनेंट जो है वो एंटार्क्टिका है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। और टोटल जो ओशंस हैं 5 ओशंस हैं, 5 ओशंस हैं। हमारे पास एटलांटिक ओशन है, ठीक है, इसी तरह पैसिफिक ओशन है, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा पैसिफिक ओशन। अच्छा, ये पैसिफिक ओशन इधर भी है, पैसिफिक ओशन इधर भी है, तो बड़े कंफ्यूज नहीं हो रहे आप लोग कि ये कैसे हो गया? तो बेसिकली इस तरह होता है कि मैप है जो अर्थ है वो ग्लोब की सूरत में है, ये इसकी 3D इमेज है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, सॉरी 3D इमेज के अंदर इसको देखें, ये 3D इमेज नहीं है। अगर इसको हम 3D इमेज के अंदर देखें तो ये चीज आपस में मिल जाएगी, तो ये साउथ पैसिफिक और नॉर्थ पैसिफिक एक ही साइड पे आ जाएंगे।
सही है। इसी तरह हमारे पास जो सबसे बड़ा ओशन है वो पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो ये आने वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, तो उसकी जो डीपेस्ट पॉइंट है उसको मैरियाना ट्रैंक कहते हैं, उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड नंबर पर है वो अटलांटिक ओशन है, उसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है। और इसी तरह हमारे पास इंडियन ओशन आता है, उसके बाद हमारे पास आता है आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन आता है 4th नंबर पर, और जो सबसे छोटा ओशन है वो है आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, और हम देखेंगे कि कौन से कंटिनेंट्स के अंदर कौन से कंट्रीज हैं, वो कहाँ पे लाई कर रही हैं। ये मैं आप लोगों को इधर ही मैप के अंदर ही दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा ये कैसे कैसे हैं, और उनके कंट्रीज कौन से हैं, उनकी करेंसीज उनके कैपिटल कौन से हैं, उनकी करेंसीज कौन सी हैं। ये सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास यहाँ पर। आप लोगों को पता है वर्ल्ड जनरल नॉलेज का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशन के अक्सर हमसे पूछे जाते हैं डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। उनके लिए हमारे पास एक सिंपल ट्रिक मौजूद है कि हमने उनको याद कैसे करना है। तो वो वाले ऑर्गेनाइजेशंस, ये माइंड में रखनी है बात आप लोगों ने अच्छी तरह, वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट हूं कौन से लफ्ज, वर्ल्ड के साथ या इंटरनेशनल के साथ, और एंड हूं ऑर्गेनाइजेशन पर, इन सब का जो हेडक्वार्टर होगा वो जिनेवा के अंदर होगा, स्विट्जरलैंड के अंदर। आप लोगों को पता है कि जिनेवा को कहते हैं सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो जिनेवा के अंदर हैं। तो एक बार फिर से ये ट्रिक मैं रिवाइज कर रहा हूं कि वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो स्टार्ट हूं वर्ल्ड के साथ या इंटरनेशनल के साथ और एंड हूं ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, उनका हेडक्वार्टर कहां पर होगा जी? जिनेवा के अंदर होगा। सबसे पहले हम देखते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जी हेडक्वार्टर हम आंखें बंद करके लगा देंगे जब तक कि हमें ये एक्सेप्शंस पता होंगी 3। आप लोग आंखें बंद करके लगा देंगे। इनका जो हेडक्वार्टर है वो जनाब है जिनेवा के अंदर। जी जनाब, क्यों है जिनेवा के अंदर? तो आप लोग पता होना चाहिए कि हमने एक सिंपल ट्रिक पढ़ी थी, जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो वर्ल्ड के साथ और एंड हो ऑर्गेनाइजेशन पर, उनका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर होगा। इसी तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर होगा जी? जिनेवा के अंदर होगा। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये काइंडली म्यूट कर दें। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। अच्छा, तो उसमें अगर हम देखें थोड़ा सा कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये स्टार्ट हो रही है वर्ल्ड के साथ और एंड हो रही है ऑर्गेनाइजेशन पर, तो इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर हो गया। इसी तरह हमारे पास है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जनाब हेडक्वार्टर कहां पर हो गया? जिनेवा के अंदर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें थोड़ा सा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है दुनिया च वेखदे ने बड़ा लोल कुड़ा टिकटॉक दे विच जेहड़े गश्ती दे बड़े सस्ती शोहरत इन्हां दी मैं भैन दे मकदरा दे विच जुत्तियां मारा मैं खुद ही दिया दी और भैन दे टटू डाले और बेबे दी बूदी खाने हो तुहानू और सियाने। चलें जी, मुझे ना चाहते हुए भी आप लोगों को म्यूट करना पड़ा और आप लोग अनम्यूट नहीं कर सकेंगे जब तक मैं यहाँ से अलाउ नहीं करूंगा। चलें जी, तो उसमें हम देख रहे हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद है हमारे पास इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टार्ट हो रही है जनाब लफ्ज इंटरनेशनल के साथ
और एंड हो रही है कहां पर, ऑर्गेनाइजेशन पर। तो इसका भी हेडक्वार्टर जनाब कहां पर है, जिनेवा के अंदर। आंखें बंद करके लगा देना है। इसी तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जनाब कहां पर है, जिनेवा के अंदर है। और इसी तरह हमारे पास इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंटरनेशनल से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है ऑर्गेनाइजेशन पर, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो भी जिनेवा के अंदर है। इसी तरह हमारे पास इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, तो ये भी हमारे पास इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। अब 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन कैटेगरीज पर पूरी उतरती हैं, लेकिन उनका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर नहीं है। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी, वो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने याद रखनी है, फिर आप लोग जो है चीजों को मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे। वो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मद्रिद के अंदर है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो कि ब्रसेल्स के अंदर है। इसी तरह इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो कि लंदन के अंदर है। अच्छा जी, तो उसके बाद वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है, उनको हम कैसे याद करेंगे? तो उसकी भी हमारे पास एक सिंपल ट्रिक मौजूद है। आई एम कॉमन मैन इन लंदन, ठीक है, लंदन से याद रख लेना है, इनका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर होगा। ट्रिक फिर से रिपीट कह रहा हूं, आई एम कॉमन मैन इन लंदन, ठीक है। तो आई से हमारे पास इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एम से हमारे पास एमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमन से हमारे पास कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, और कॉमन के नीचे मैंने 2 लाइंस लगाई हैं, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो कॉमन से आप लोग ने 2 ऑर्गेनाइजेशन विड्रॉ करनी है यहां से, ठीक है। एक है हमारे पास कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी हमारे पास कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये ट्रिक याद हो जाएगी, कोई इसमें इशू तो नहीं है। ये काम न करें यार। अली रजा साहब, आपको ना चाहते हुए भी रिमूव करना पड़ रहा है यहाँ से। तो उसके बाद हम देख रहे थे आई एम कॉमन मैन इन लंदन। अच्छा, तो मैं इसको रिपीट करने लगा हूँ। वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है, उनको हम कैसे याद करेंगे, ठीक है। उसकी ट्रिक है आई एम कॉमन मैन इन लंदन, ठीक है। तो आई से हमारे पास इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एम से हमारे पास एमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमन से कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो ये कॉमन का वर्ड कहीं पे आ जाएगा तो आप लोग लंदन लगा देंगे, एमनेस्टी एम से निकाल लेंगे, लंदन लगा देंगे, और इसी तरह इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन भी लंदन में लगा देंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें नेदरलैंड के अंदर, हेग के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्राइम्स को डील करती हैं, या वो कोर्ट्स हैं, या वो अदालतें हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर होगा, वो हेग नेदरलैंड के अंदर होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और इसी तरह हमारे पास इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब क्रिमिनल कोर्ट क्या है, क्राइम से डील कर रही है। तो आप लोगों ने याद रखना है, सर ने बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन क्राइम से डील करेगी उसका हेडक्वार्टर हेग नेदरलैंड के अंदर होगा। जब वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जो अदालत है, कोर्ट है, तो वो क्या होगा, उसका हेडक्वार्टर हेग नेदरलैंड के अंदर होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स,
तो बेसिकली केमिकल वेपन्स रखना भी एक क्राइम है। तो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन भी क्राइम से डील कर रही है, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे होगा, एक नेदरलैंड के अंदर। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा वियना ऑस्ट्रिया की तरफ। तो इसको याद करने के लिए मैं एक अक्सर एग्जांपल आप लोगों को बताता होता हूँ कि ये बहुत पुरानी बात है, जिसमें मैं एक पेयर हो रहा था एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट के अंदर। तो उसमें मेरे साथ दोस्त भी थे, तो उसमें हमारी एक बात हो गई जाते हुए टेस्ट में कि एटॉमिक एनर्जी का जो हेडक्वार्टर है वो जनाब कहाँ पर है। तो वहाँ पर मीन के क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो ये हम पहले देख के गए थे कि वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है एटॉमिक एनर्जी का हेडक्वार्टर जो है। तो यहाँ से आप लोग ने याद रखना है, एक लाइन लिखी हुई है, पेट्रोलियम एंड एटॉमिक एनर्जी आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, पेट्रोलियम एंड एटॉमिक एनर्जी आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो पेट्रोलियम वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। और इसी तरह हमारे पास इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है, इसका हेडक्वार्टर भी वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। इसी तरह हमारे पास यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब ये इंडस्ट्री का लफ्ज आ गया, तो ये भी हमारे पास वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। तो ये बेसिकली एक डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास थी आप लोगों के लिए। ये सारी चीजें हमने इसी तरह याद करनी है। अब अकबर साहब के जो हम मुगल्स करेंगे, उनके मॉन्यूमेंट्स हैं, शाहजहां के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वो एक लाइन में हमने ट्रिक्स के साथ याद करने हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है करेंसीज हैं, वो अक्सर हमें भूल जाती हैं। तो यूरो करेंसी किसकी है जनाब, तो इसकी भी हमारे पास ट्रिक मौजूद है। वाइस चांसलर की जो जीएफ है, ठीक है, तो थोड़ी सी ये मजाक भी पैदा हो गया इसके अंदर, वो स्पेन में है। वाइस चांसलर की जीएफ स्पेन में है। तो इसको थोड़ा सा अगर देखें, यहाँ से कंट्रीज, इसी लाइन से हमने कंट्रीज विड्रॉ करनी है। यूरो करेंसी का जब भी नाम आ जाए तो आप लोग ने याद रखना है वाइस चांसलर की जीएफ स्पेन में। अच्छा, तो इसमें VCGF इन स्पेन, वी से हमारे पास वेटिकन सिटी जो कि स्मॉलेस्ट कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद जी से हमारे पास जर्मनी, एफ से हमारे पास फ्रांस, स्पेन के एस से हमारे पास स्पेन, पी से हमारे पास पुर्तगाल, ए से हमारे पास ऑस्ट्रिया। याद रखना है ए से ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया हरगिज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो हमारे पास है डॉलर। अच्छा, उसके बाद हम देखें थोड़ा सा, आई से हमारे पास है आयरलैंड और एन से हमारे पास है नेदरलैंड। ठीक है, तो स्पेन के आई से हमारे पास आयरलैंड और एन से हमारे पास नेदरलैंड। तो ये जो चीजें हमारे पास, इसको याद रखना है, वाइस चांसलर की जीएफ स्पेन में है। तो यहां से आप लोगों ने याद रखना है इस चीज को। अच्छा, तो इसी तरह हमारे पास सारी करेंसीज की ट्रिक्स मौजूद हैं। पौंड करेंसी को किस तरह हमने याद रखना है, रूपी करेंसी को हमने किस तरह याद रखना है, एक लाइन से हमने सारी जो है वो करेंसीज विड्रॉ कर लेनी है। इसी तरह हमारे पास पीसो करेंसी है, डॉलर करेंसी है, किस तरह याद करना है, रियाल करेंसी को हमने किस तरह याद रखना है, वॉन करेंसी को हमने किस तरह याद रखना है। ये बेसिकली हमारी एक डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास थी, जिसमें आप लोगों को बताना चाह रहा था कि हमने चीज़ों को किस तरह मेमोराइज करना है, किस तरह ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है। आने वाले लेक्चर्स में हमने इन चीज़ों के एक एक टॉपिक रखने हैं और उनको लेके चलना है। जिस तरह अगर हम देखें थोड़ा सा, हमारे पास आता है माउंटेन रेंज है, वो मैं आप लोगों को इसी तरह करवाऊंगा। और उसके बाद जिस तरह FIE के अंदर ऑलमोस्ट 10 to 20 मार्क्स का जो पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन है, वो मैं आप लोगों को ऐसे फिंगर टिप्स पे आप लोगों को सारी डेट्स जो हैं, इवेंट्स याद होंगे। कहीं पे भी आप लोग चल रहे होंगे ना, आप लोगों के माइंड में वो चीजें रिवाइज हो रही होंगी कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। और उसमें 3-3, 4-4 पेजेस के अंदर वो सारी चीजें हमारी क्लियर होंगी इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो है, जो कि इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन होता है,
बहुत ही ट्रिकी होता है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली FIA के पेपर के लिए, और उसके बाद आने वाले जो पेपर्स हैं हमारे PPSC के, और उसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर 20 मार्क्स का जो है वो इंग्लिश का पोर्शन होता है। तो वो हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि इंग्लिश हम किस तरह जो है यहाँ पर मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं, तो वो पुरानी पढ़ी पढ़ाई बातें जो हैं हम सारी भूल जाते हैं एक दफ़ा यहाँ पर। न्यू ट्रिक्स के साथ, न्यू ट्रेंड्स के साथ वो हम चीज़ें यहाँ पे क्लियर करते हैं। जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है वो इंशाल्लाह ताला हम ऐसे करेंगे कि आप लोग चाहेंगे कि आप लोग दूसरों को पढ़ाएं, वो चीज़ें अपने छोटे भाइयों को पढ़ाएं, अपने दोस्तों को पढ़ाएं। तो उसमें हम सारा कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, उनका सेंटेंस करेक्शन का पोर्शन करेंगे, कंप्लीशन का पोर्शन है, और उसी तरह हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ बेसिकली सेंटेंस करेक्शन का जो पोर्शन है उसमें हम सारे रूल्स देखेंगे कि किस तरह होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होती है, प्रीपोजिशन का हम यूज देखेंगे विद मीन के मैं कहता होता हूँ कि हम इंग्लिश करेंगे विद साइंटिफिक वे। अब तक जो हम इंग्लिश पढ़ते आए हैं वो वैसे ही पढ़ते आए हैं, तो अब जो हम इंग्लिश यहाँ पर करेंगे वो विद साइंटिफिक वे। तो वो कोर्स जो है इंग्लिश ग्रामर का कोर्स बेसिकली हम अलग से स्टार्ट करते होते थे, लेकिन इस जो बैच 6 है हमारा उसके साथ हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह ताला हम लेके चलेंगे। ये फैजान साहब क्या कह रहे हैं आप? चलें जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर राइज कर सकता है, और मंडे से जो है हमारी वो प्रॉपर क्लासेस होनी है बैच 6 की। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग आस्क कर सकते हैं। No, sir. हाँ जी, डेली बेसिस पर सेंड हो जाएगा ग्रुप के अंदर जो भी हम पढ़ेंगे। हम आज बेसिकली हमारी जो क्लास थी वो डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास थी, जिसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा चीज़ों को टच किया, और उसके बाद जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पाकिस्तान का मैप किया, रिवर्स किए, वो हमने अच्छी तरह किया उन चीज़ों को, और बाकी मैप को और बाकी चीज़ों को हमने टच किया। एक डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहा था कि हमने चीज़ों को कवर किस तरह करना है। तो रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग सिर्फ उनको मिलेगी जो लेक्चर नहीं ले सकेंगे किसी इशू की वजह से, तो बाकी हम देखेंगे कि क्या उसका सीन बनता है। उसके बाद किसी का किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो जरूर आस्क कर सकते हैं। आप लोग अनम्यूट भी हैं। सर वैसे ये रिकॉर्डिंग आप सबको दिया करें तो फायदेमंद हो। जी, इस चीज को देखिए, ये हम कंसीडर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਚ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੂਸਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਡੋਲੇ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये बैच 6 में शामिल होने का तरीका वही होगा जो पहले होता था? काइंडली आप दोबारा बोलिए। सर बैच 6 में हम उसी तरह शामिल हो सकते हैं जिस तरह पहले बैचेस में शामिल हुए थे? जी जी बिल्कुल। जी वकार साहब, ये हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है उसको चेक करें, उसके अंदर मेंशन है फी वगैरह, और उसके बाद जो एडमिन है हमारे उससे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कल आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, मंडे से हमारी जो है वो प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी इस हवाले से। तो हम मंडे से जियोग्राफी और पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन दोनों लेके चलेंगे। Nice.
जी शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर बहुत शुक्रिया, मैंने आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास ली है और मैंने अपने बेटे को भी साथ इन्वॉल्व किया था कि वो उसको भी भेजा था लिंक। तो मुझे थोड़ी सी तफसीलात चाहिए। मैंने 2 बेटे हैं, एक ने माशाल्लाह अभी मास्टर्स कंप्लीट किया और दूसरा आईआर के 6ठे सेमेस्टर में है। तो मैं वो दोनों बच्चों को चाहता हूँ कि आपके साथ अटैच हो जाए और वो उसकी तैयारी वगैरह करें। तो आप डिटेल बता दीजिएगा प्लीज मुझे, अलग से ग्रुप में या किसी भी तरीके से। थैंक यू वेरी मच। मेरा मैसेज गया कि नहीं गया? जी शुएब साहब, आप क्लास के बाद मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ग्रुप के अंदर भी मेरा नंबर मौजूद है। और क्लासेस जो हैं वो मंडे से स्टार्ट होनी है और यहाँ पर मैंने नंबर शेयर कर दिया है, तो आप लोग नंबर नोट कर सकते हैं और आफ्टर क्लास व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम और किसी के क्वेश्चन है तो लाजमी कर सकते हैं और उसके बाद हम सम अप करने लगे अपनी क्लास को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर रहतारी की बात करूँ, एक्चुअली मैंने ना जो ये मेरे दोस्त हैं उनसे मुखातिब हूँ, तो मैं सिर्फ ये चूँकि मैं ओल्ड स्टूडेंट हूँ तो मैं सिर्फ इनको बताना चाह रहा हूँ कि सर के ये जो सेशन शीट है, मैं लास्ट टाइम मेरा लेक्चरशिप में जो 20 मार्क्स का पोर्शन है वो पास हो गया था, ठीक है, और उसके 1-2 टेस्ट और भी मेरे पास हो गए थे। तो ये बीच में जो लोग इतना नाम खुद वड़ गया तरी बोलदा नहीं। जी तारिक साहब, थैंक यू वेरी मच। तो हम भी कोशिश करते हैं कि बिल्कुल दोस्ताना रवैये के साथ हमारे सेशन चलें और हमारे जो मेंबर्स होते हैं हम उनको इनके लेके चलते हैं, कहीं पे भी पीछे नहीं छोड़ते, सारी चीज़ें हम उनसे क्लियर करवाते होते हैं। और बाकी मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर किसी को इंसल्ट फील हो, तो इसीलिए ज़्यादा अगर यहाँ पे कोई मसले मसाइल हमारे साथ एवरी मीन के जो ऑनलाइन सेशन है वहाँ पे होते हैं, तो कोशिश क्या करें कि ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती जो हमारे पढ़े लिखा तबका है। तो हमारे पास एंड ऑप्शन यही होता है कि उसको रिमूव कर दें, तो उसके लिए हमारे पास 1 सेकंड लगता है हमें। तो बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर कर सकता है। तो मंडे से इंशाल्लाह ताला हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो हम सम अप करने लगे हैं। और फिर से बता रहा हूँ कि हमारा मेथड यही है, हमने वन लाइनर जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करने हैं, वन लाइनर नोट्स होंगे जिसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल के साथ होंगी। और हम इस चीज़ का भी बड़े आला तरीके से क्लेम करते हैं कि ऑलमोस्ट 70+ जो क्वेश्चंस हैं वन पेपर एमसीक्यूज के अंदर वो हमारे नोट्स में से आते होते हैं और लेक्चर्स में से ही आते होते हैं। तो इस तरह से आप लोग माइंड में रख लें ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो, अच्छा ये ग्रुप का लिंक आया मुझे व्हाट्सएप पे, किस लिए ग्रुप? ये एक जनरल ग्रुप था जिसके अंदर हमने ये लिंक सेंड किया था ओरिएंटेशन क्लास का। तो उसके बाद जो रजिस्टर्ड मेंबर होंगे ऑफिशियल ग्रुप बनेगा, उनको रोल नंबर्स अलॉट कर दिए जाएंगे और उसी रोल नंबर्स के साथ वो इसी क्लास के अंदर एंटर होंगे। तो वो हमारा एक कंप्लीट प्रोसेस है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो है वो मंडे से इंशाल्लाह ताला हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। नहीं ग्रुप है किस चीज का? क्या पर्पस क्या है इस ग्रुप का, किस चीज की ओरिएंटेशन हो रही है? तेरी भैन दी तस्वीरां आनी है। अच्छा सी, तो ठीक है जी, फिर शाद रहें, आबाद रहें। तो मंडे को इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ हमारी मुलाकात होगी और हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स
और उसके बाद जो नए खोती स्टूडेंट्स तो क्लास ना मैं तेरे सबको घर वेलकम। तो शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। ये जो गलत दफा ये बंद और है यार